आप बोर्ड पे क्या कर रहे थे? बोर्ड पे क्या कर रहे थे आप? क्या आप लिखा रहे थे? अपन पढ़ रहे थे सर 1857 की क्रांति, है ना? कल मैंने आपको बताया था, कल वाला होगा क्या इसमें? जय श्री राम। नहीं है? बजरंगी भाईजान का फोन फैन कौन है ये? जय श्री राम। अपना कहाँ गया सर? आजा मेरे माही, तेरी अखियां पुकार। कल मैंने आपको बताया था, फिर से बता रहा हूँ, 2 मिनट सुन लेना। यूरोपियन देश भारत किस लिए आए थे? तो पहला कारण अपन ने ये पढ़ा था कि वे मसालों के लिए आए। किसके लिए? दूसरा कारण अपन ने पढ़ा था कि वे कच्चे माल के लिए आए। वहां पर कौन सी क्रांति हुई थी? औद्योगिक। 1857 की तो अपने यहाँ पर हुई। तो औद्योगिक क्रांति हुई तो वहां पर हर जगह पर फैक्ट्रियां लगी, और फैक्ट्रियां लगी तो उन्हें किसकी आवश्यकता थी? कच्चे माल की। वहां खेती होती नहीं है क्योंकि वहां क्या पड़ती है? बर्फ। और इंडिया में बर्फ पड़ती नहीं है, तो अपने यहाँ पर सब जगह क्या होती है? खेती। तो कच्चे माल के लिए भी वे कहाँ पर आते हैं? भारत। फिर मैंने आपको बताया था कि 1453 में एक सल्तनत होती है उस्मानिया। कौन सी? जो हजरत पैगंबर साहब थे, जिन्होंने इस्लाम धर्म का प्रवर्तक जो थे, जिन्होंने इस्लाम धर्म को चलाया था, उनके एक पुत्र हुए थे उस्मान। और उस्मान की जो सल्तनत हुई दुनिया के अंदर, उसको क्या कहा गया? उस्मानिया। तो उस उस्मानिया सल्तनत ने 1453 में तुर्की पर अधिकार कर लिया। कहाँ पर? और तुर्की पर अधिकार कर लिया तो यूरोपियंस के भारत में आने का स्थलीय मार्ग क्या हो गया? बंद। तो जब स्थलीय मार्ग बंद हो गया तो इन लोगों ने समुद्री मार्गों की खोज की। कैसे मार्गों की? और समुद्री मार्गों की खोज सबसे पहले पुर्तगाल करता है। कौन करता है? क्योंकि उस समय वर्ल्ड पावर कौन था? पुर्तगाल। तो जो विश्व शक्ति होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप क्या करोगे? खोज करोगे। तो उस समय विश्व शक्ति कौन था? पुर्तगाल। तो पुर्तगाल ने खोज की, और मैंने आपको बताया था कि समुद्री यात्रा से भारत आने वाला पहला व्यक्ति कौन था? 1498 के अंदर कौन आया था? वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा केरल के कौन से बंदरगाह पर उतरा था? कालीकट। कौन सा बंदरगाह? और उस समय कालीकट के राजा कौन थे? जमोरीन। कौन थे? और ये 1498 में आया, इसने व्यापार किया, ये वापस गया, और ये 1502 में हिंदुस्तान फिर से आया। जब ये फिर से आया तो रास्ता इनको पता चल गया कि भाई गोगुंदा जाने के लिए यहाँ से इसवा लोकेन फिर आगे से हाईवे पकड़ना पड़ता है। तो इसको जब रास्ता समझ में आ गया तो सारे देश आ गए। तो इसके बाद फ्रांसीसी आए, अंग्रेज हिंदुस्तान आ गए, फिर डच आए, और फिर डेनिस आए, और ऐसे ऐसे करते पूरे की पूरे यूरोपीय देश व्यापार करने के लिए कहाँ पर आ गए? इंडिया। 1500 से लगाकर 1600 तक कितने साल होते हैं? अरे कितने साल होते हैं? कितने होते हैं राउंड फिगर में? 100 साल हो गए। 100 सालों में इन लोगों ने आम व्यापारियों की तरह काम किया। मतलब गए, माल बेचा, फिर आए, फिर गए, फिर माल बेचा, फिर आए। 100 सालों के बाद में इन लोगों ने अपनी अपनी क्या बना ली? कंपनी। क्या बनाई? और जब इन्होंने अपनी अपनी कंपनियां बना ली तो उसका नाम रखा उन्होंने, और नाम रखा उसका ईस्ट इंडिया कंपनी। सभी की कंपनी का एक ही नाम होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी है तो आगे इंग्लिश जुड़ जाएगा, फ्रांसीसियों की है तो आगे फ्रांसीसी जुड़ जाएगा, और डच की है तो आगे क्या जुड़ जाएगा? डच। तो अपना काम किससे है? अंग्रेजों से है। तो याद रखना, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? और डेट अगर याद रखना चाहो तो 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। न्यू ईयर मनाने के बाद में इन्होंने कंपनी की क्या कर दी थी? स्थापना। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत के राजा कौन थे? तो क्या करोगे? कल बताया था सर मैंने, 1602 में अकबर ने पहली बार क्या देखा था? समुंदर। तो कौन होगा? अकबर। तो 1600 ईस्वी के अंदर भारत के राजा कौन थे? अकबर। तो याद रखना, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का राजा कौन था? अकबर।
अब अगर किसी देश के साथ मैं अगर कंपनी के रूप में व्यापार करता हूँ, मान लो मुझे डूंगरपुर के अंदर, पहले मैं जाता हूँ सालों, पढ़ा के वापस आ गया, पढ़ा के वापस आ गया, अब मुझे वहाँ पर कोचिंग खोलना है अपना, तो सिंपल सी बात है, मुझे बिल्डिंग भी लेनी पड़ेगी और मुझे अपना ऑफिस भी खोलना पड़ेगा। तो अब इनको भारत के अंदर कंपनी के रूप में व्यापार करना था, तो पहले अप डाउन किया करते थे, अब इनको यहीं पर रहना है तो आपको यहाँ ऑफिस खोलना पड़ेगा, और अगर आपको ऑफिस खोलना पड़ेगा तो भारत के राजा से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? कि साहब हम आपके एरिया में ऑफिस खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते। तो उस समय जो भारत के शासक थे, वो अकबर की डेथ के बाद में नए कौन बने थे? जहांगीर। कौन बना था? तो जहांगीर से व्यापार की अनुमति मांगने के लिए पहला यूरोपीय यात्री जो बंदा आया था, उसका नाम था विलियम हॉकिंस। क्या नाम था? लेकिन मैंने कल आपसे कहा था कि ऑलरेडी अंग्रेजों के दरबार, मुगलों के दरबार में पुर्तगाली ऑलरेडी पहले से रहते थे, क्योंकि सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। तो जब सबसे पहले पुर्तगाली आए और वे ऑलरेडी जहांगीर के दरबार में थे, तो जब ये विलियम हॉकिंस व्यापार की अनुमति मांगने आया तो पुर्तगालियों ने जहांगीर को मना कर दिया, और जहांगीर के कोई फर्क पड़ता नहीं था, मुगलों के पास बहुत पैसा हुआ करता था। तो जब बहुत पैसा था तो उसने इस विलियम हॉकिंस को व्यापार की अनुमति नहीं दी कि तू यहां पर व्यापार नहीं कर सकता। तो उन्होंने अगले बंदे को भेजा, उसका नाम था सर टॉमस रो। क्या नाम था? सर टॉमस रो टैलेंटेड आदमी था, उसे पता था कि इन राजा महाराजाओं को कैसे खुश किया जाता है। तो वो वहां से बहुत सारे भेंट उपहार जो होते हैं, अलग अलग अच्छी अच्छी चीजें जो यूरोप के अंदर मिला करती थी, वो सारी की सारी जहांगीर के लिए लेकर आया। और सिंपल सी बात है, किसी व्यक्ति के लिए आप बिना कोई कारण के अगर कोई भी तोहफा लाओगे तो आदमी खुश होता ही होता है, कि नहीं होता है? मेरे लिए भी तुम अगर कोई गिफ्ट लेके आओगे तो मुझे भी खुशी होगी, और मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा तुम्हें भी खुशी होगी। सिंपल सी बात है। तो उसने बहुत सारी चीजें लाई और सारी की सारी किसको गिफ्ट कर दी? जहांगीर को। तो जहांगीर खुश हो गया, वाओ टॉमस रो यू आर अ ग्रेट मैन, आई एम फीलिंग हैप्पी। उसने ऐसा कहा उसको। अब जहांगीर की एक आदत बड़ी खराब थी, ये शराब का सेवन बहुत ज़्यादा किया करता था, भयंकर रूप से शराब पिया करता था। कौन? जहांगीर। और अपने यहाँ की शराब पीता होगा वो, और वो वहाँ से उसके लिए विदेशी शराब लेके आया, वाइन जो कहते हैं जिसको अपन रेड वाइन, और वो लाकर उसने किसको गिफ्ट कर दी? जहांगीर को। तो जहांगीर और ज़्यादा खुश हो गया। अब कोइंसिडेंस मान लो, अंग्रेजों की आप किस्मत मान लो, उस समय जहांगीर की बेटी एक बीमार हो जाती है। अपने यहाँ पर तो उस समय वही चलता था, झाड़ू एक आता था मोर पंख वाला बड़ा सा, ओम क्लीम 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 स्वाहा, हो गया ठीक तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। आज भी गाँवों में जब बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा होता है ना, तो आपको पता है किसी भोपा जी के पास लेके जाते हैं और वो मोर पंख वाले झाड़ू से 3 ऐसे पंख मारते हैं, बच्चा हंसने लग जाता है। क्या पता उस पंख से उसको हंसी आती होगी या पता नहीं क्या होता है, पर वो असर आज भी करता है और आज भी हिंदुस्तान में वो चलता है। तो वैसा का वैसा उस टाइम भी चलता था, लेकिन बच्ची ठीक हुई नहीं। अंग्रेज अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे थे, अपने से ज़्यादा टैलेंटेड थे, पहले उनके वहाँ औद्योगिक क्रांति हुई थी, मशीनरी पहले आई थी, तो वे जहाँ भी जाते थे अपने साथ में डॉक्टरों का दल साथ में रखते थे, क्योंकि आने जाने में लंबा समय लगता था जहाज़ों के अंदर। तो किसी डॉक्टर जो उनके साथ में आया था सर टॉमस रोके, उसने उस बच्ची को देखा, कोई 2-4 गोलियां दी होगी कॉम्बी फ्लेम वगैरह कुछ, उसने ले ली और बच्ची क्या हो गई? ठीक। अब ये उसकी किस्मत ही थी कि बच्ची ठीक हो गई, और जहांगीर बहुत ज़्यादा खुश हो गया सर टॉमस रो पे। तू गिफ्ट भी लेके आया, तू शराब भी लेके आया, और तूने मेरी बच्ची को क्या कर दिया? ठीक, चलो मैं तुझे आज से भारत में व्यापार की क्या देता हूँ? अनुमति। तो वह अंग्रेज यात्री जिसे भारत में व्यापार की अनुमति मिली, सर टॉमस रो, किसको मिली? आधे तो अभी कंफ्यूजन में, क्या पता विलियम हॉकिंस तो नहीं है। तो सर टॉमस रो को भारत में व्यापार की क्या मिलती है? अनुमति। अब अगली बात सर ध्यान से सुनना आप सारे। इन्होंने पहली अपनी व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की थी। कहां पर? पहला ऑफिस कहां पर अंग्रेजों ने खोला? सूरत में। लेकिन भारत का जो सबसे उपजाऊ प्रदेश था ना, वो ये था उस समय, सबसे उपजाऊ, अभी भी वही है, जिसको अपन तत्कालीन समय में सम्मिलित रूप से कहते थे बंगाल। क्या कहते थे? उस समय का बंगाल। और उस समय के बंगाल में क्या क्या आता था? तो एक तो आता था पूरा बांग्लादेश। क्या आता था? एक अभी का अपना वेस्ट बंगाल, एक अभी का अपना आसाम, और एक अभी का अपना बिहार। इस पूरे एरिया को मिलाकर आजाद भारत से पहले उसको क्या कहते थे? बंगाल। और आप सभी जानते हो कि सर गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा की जितनी भी सहायक छोटी मोटी राजस्थान की इन गंगा की जितनी भी नदियां हैं,
सब मिला के ये सारी इधर एक उपजाऊ मैदान बनाती है और फिर बंगाल की खाड़ी के अंदर जाती है। तो ये पूरा एरिया भयंकर रूप से उपजाऊ था। यहाँ पर पटसन होती थी, जूट होती थी, कपास होती थी, रेशम होती थी, सारी चीज़ें होती थी। और कच्चा माल सारा का सारा कहाँ से मिलेगा? यहीं से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राजस्थान में तो तब भी दो रही थे, तब भी लुई चलती थी, और आज भी क्या चलती है? ये तो ठीक है 4-5 दिन से बारिश हो रही है इसलिए ठंडा मौसम हो गया, बाकी कितनी गर्मी थी। तो अपने यहाँ पर तो था ही नहीं कुछ। तो ये सूरत से फिर आगे बढ़े, महाराष्ट्र के बंबई गए, बंबई से फिर आगे बढ़े, नीचे केरल गए, फिर मद्रास गए, फिर विशाखापट्टनम गए, और एंड में इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी कलकत्ता में स्थापित कर ली। कहाँ पर? इसलिए अंग्रेजों ने जितने भी डेवलपमेंट स्टार्टिंग के अंदर किए ना, वे सारे बंगाल में हुए। स्कूलें सबसे पहले खुली तो कहाँ खुली? बंगाल में। कोर्ट खुला तो कहाँ खुला? बंगाल में। इसलिए भारत के सारे स्टार्टिंग के बड़े क्रांतिकारी कहाँ के हुए? बंगाल के। पढ़े लिखे लोग कहाँ के हैं? बंगाल के। टैलेंटेड पर्सन सारे कहाँ के थे? बंगाल के। रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, जितने भी नाम आप भारत के इतिहास के अंदर शुरुआत के काल में देखते हो ना, वे सारे कहाँ के होते हैं? बंगाल के। क्योंकि अंग्रेज वहाँ जाके रहते हैं तो डेवलपमेंट पहले वहाँ होता है। अपने यहाँ पर तो रियासतें थी, और रियासतों के साथ में अंग्रेजों ने क्या करी थी? संधियाँ। इसलिए अंग्रेजों ने अपने ऊपर कभी भी सीधा रूल किए ही नहीं। कभी भी राजस्थान पर अंग्रेजों ने सीधा शासन नहीं किया। इसलिए आप स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर देखना, राजस्थान का कोई भी बड़ा नेता आपको नहीं मिलेगा। मिलता है क्या? पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, एक भी राजस्थान का नहीं है। कितने ही देख लो आप, सुभाष चंद्र बोस वगैरह वगैरह, सारे बड़े बड़े क्रांतिकारी देख लो, एक भी क्रांतिकारी राजस्थान का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपना अंग्रेजों से लेना देना ही नहीं था। अपनी लड़ाई तो राजा महाराजों के साथ में ही थी। उन्होंने अपने ऊपर क्या किया है? शासन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वेरी गुड। तो अब अंग्रेज कहाँ आ गए? कलकत्ता। कहाँ? कलकत्ता आ गए। अब 1707 के अंदर औरंगजेब मर गया। कब मरा? मर गया। बताया था मैंने, 1708 में देबारी समझौता हुआ, जब 7 में वो सलट गया। तो 1707 में औरंगजेब मर गया। औरंगजेब अंतिम ताकतवर मुगल बादशाह था कि नहीं था? मैंने आपसे कहा था, और मैंने आपसे यह भी कहा था कि औरंगजेब के मरने के बाद में भारत पुनः छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, क्योंकि मराठे ताकतवर हो जाते हैं। कौन? तो अब ये कंडीशन हो गई इंडिया की। अब ऐसा मत कहना सर, ये कंडीशन तो अभी भी है। कंडीशन ये हो गई इंडिया की कि बंगाल अलग रियासत बन गई, मैसूर अलग रियासत बन गई, हैदराबाद अलग रियासत बन गई, मराठे अलग हो गए, अवध अलग हो गए, मुगल सिर्फ यहाँ पर रह गए दिल्ली के आसपास। और राजस्थान में तो आप जानते हो, किशनगढ़, शाहपुरा, बीकानेर, उदयपुर, फलाना ढिमका, ये वो टोटल 19। कितनी? तो ऐसे इंडिया छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया। 1600 से लगाकर 1757 तक लगभग 150 साल होते हैं अंग्रेजों ने इंडिया में होमवर्क किया। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। मतलब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के अंदर देखा कि हिंदुस्तान के राजा क्या करते हैं, तो उन्हें ये पता चला कि ये तो आपस में ही क्या करते हैं। हैदर अली हैदराबाद वालों से लड़ रहा है, अंग्रेज मैसूर वालों से लड़ रहे हैं, मराठे तो हर किसी से लड़ रहे हैं। वो तो अपने लेवल का किसी को समझते ही नहीं थे। और राजस्थान वाले आपस में ठोका रहे, भले की कृष्णा कुमारी के लिए हो, भले ही कोई मतीरे की राड हो, भले कुछ भी हो। तो इन्होंने देखा कि ये आपस के अंदर ही क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया, और 1757 के अंदर अंग्रेजों ने एक युद्ध लड़ा, जिसे कहा जाता है द बैटल ऑफ प्लासी, या प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? अंग्रेजों की तरफ से जो बंदा लड़ रहा था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था? अरे क्या नाम था? और सामने था उसके बंगाल का नवाब, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था? जब अंग्रेज सिराजुद्दौला के खिलाफ बंगाल में 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ते हैं, तो कोई भी पड़ोस का राजा उसकी सहायता करने के लिए नहीं आया, और रॉबर्ट क्लाइव ने इस युद्ध के अंदर सिराजुद्दौला को हरा दिया। संधि हुई। युद्ध के बाद संधि हुई तो सिराजुद्दौला ने बंगाल से दीवानी प्राप्त करने का अधिकार। क्या प्राप्त करने का? ये जवानी है। वेरी गुड। दीवानी का मतलब होता है भूमि कर। क्या होता है? कि पूरे बंगाल से जो भी टैक्स की प्राप्ति की जाएगी वो अब अंग्रेजों के द्वारा की जाएगी। ऐसा उस युद्ध के बाद संधि के अंदर तय हुआ, और जो जहां से टैक्स प्राप्त करता है वही वहां का क्या हो जाता है? राजा। क्या नहीं होता है? अपन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, हालांकि अपने हाथ से नहीं जाता, पता नहीं कैसे जाता है वो। कोई भी प्रोडक्ट खरीदे तो उसके ऊपर टैक्स होता है, लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस।
तो अब जो थी वो यहां से दीवानी या भूमिकर कौन प्राप्त करेगा? अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने जब भूमिकर प्राप्त करना स्टार्ट किया तो जमीनें उनकी हो गई। अब उनकी हो गई तो उन्हें जो अच्छा लगता था वो किसानों से उगवाते थे। भाई हमें जूट चाहिए तो तुम जूट ही उगाओ, हमें पटसन चाहिए तो पटसन ही उगाओ, और जब जमीनें हमारी है, हम वहां से टैक्स ले रहे हैं, तो अपनी मर्जी से उन्होंने उसकी रेटें तय की। मान लो उन्होंने 10 रुपए प्रति किलो कपास खरीदी, कितने रुपए में खरीदी? अब भाई मेरी जमीन पे कोई किसान उगा रहा है और वो मुझे टैक्स दे रहा है, तो रेट भी तो मेरी होगी। 10 रुपए प्रति किलो में कपास खरीदी। उस कपास को लेकर ये यूरोप गए, वहां पर उस कपास से उन्होंने एक शर्ट बनाई बनाई उसी शर्ट को लेकर वापस कहाँ आए? बंगाल। और उसी किसान को उन्होंने वो शर्ट 500 रुपए में बेची। कितने में? आप सोचो, भारत से कितना पैसा लूटना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अपने कच्चे माल को सस्ते में ले जाकर उन्हीं चीज़ों को हिंदुस्तान के मार्केट में उतारा, जिससे भारत के हथकरघा उद्योग जितने भी थे वे सारे नष्ट हो गए और रेडीमेड चीज़ें सारी मार्केट में आ गई। ऐसा कहते हैं बंगाल में एक समय ये कंडीशन हो गई थी कि वहाँ के मजदूरों की हड्डियाँ सड़कों पर बिखरी हुई मिली थी और वे भूखे मर गए थे। क्या हो गए थे? भूखे मर गए। फिर 1764 के अंदर इन्होंने एक और युद्ध लड़ा, जिसे कहा जाता है तो बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का युद्ध। इस समय अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था उस बंदे का नाम था हेक्टर मुनरो। क्या नाम था? और सामने 3 बंदे थे, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और स्वयं मुगल बादशाह शाह आलम। सेकंड नंबर वाला था, इसलिए इसको शाह आलम द्वितीय भी कहते हैं। ये मुगल बादशाह था, ये अवध का नवाब था और ये बंगाल का नवाब था। यानी कि भारत की 3 बड़ी ताकतें सामने लड़ रही है। खुद मुगल बादशाह लड़ रहा है, अवध का नवाब लड़ रहा है और बंगाल का, और इधर सिर्फ कौन है? अंग्रेज। अगर अंग्रेजों ने यहाँ पर इन तीनों को हरा दिया तो मराठों को छोड़कर पूरे भारत में अंग्रेजों को टक्कर देने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं बचा। और अगर इन तीनों ने मिलकर अगर अंग्रेजों को हरा दिया तो अंग्रेजों के भारत से पत्ते साफ। युद्ध हुआ और हेक्टर मुनरो की सेना ने इन तीनों की संयुक्त सेना को क्या कर दिया? हरा दिया। और अब बंगाल पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार हो गया, पूर्ण रूप से। पहले सिर्फ ये टैक्स लेते थे, अब बंगाल पूरे ही किनका हो गया? अंग्रेजों का। और अंग्रेजों ने धीरे धीरे करते 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 भारत की सभी रियासतों पर क्या कर लिया? अधिकार। तो 1757 द बैटल ऑफ प्लासी से लगाकर 1857 तक, इन 100 वर्षों में अंग्रेजों ने भारतीयों पर जो अत्याचार किए, उसके कारण जो रिवॉल्यूशन हुई, उसके कारण जो क्रांति हुई, उसे अपन 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि नहीं आई। ईमानदारी से, मम्मी कसम, लिखो पहली लाइन सर। यूरोपीय देश 1857 की क्रांति स्टार डाल दो। वो पुराना वाला सारा लिख लिया क्या अपन ने? माधो सिंह, मान सिंह है? मान सिंह लास्ट ही तो था। मान सिंह लिख दिया ना? अरे यार लिखो फिर, उसको पहले पूरा करो। ये जो नए आए हैं वो मत लिखना सर, आप लिखना मत कोई। जो पुराने वाले हैं वो 2 राजा पूरे करो। अरे तो बोला करो ना, मैं लिखा रहा हूं, तुम कह नहीं रहे हो सर पुराना बाकी है। राम सिंह पूरा लिख लिया था। अगला लिखो सर, सवाई माधो सिंह। सवाई माधो सिंह द्वितीय। सवाई माधो सिंह द्वितीय इसने अपनी 9 पासवानों के नाम के इसने अपनी 9 पासवानों के नाम के 9 अलग अलग महल नाहरगढ़ दुर्ग में बनवाए। इसने अपनी 9 पासवानों के नाम के 9 अलग अलग महल नाहरगढ़ दुर्ग में बनवाए।
नाहरगढ़ का निर्माण नाहरगढ़ का निर्माण सवाई जयसिंह ने मराठा आक्रमण से बचने हेतु करवाया था। नाहरगढ़ का निर्माण सवाई जयसिंह ने मराठा आक्रमण से बचने हेतु करवाया था। इसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। कौन सा गढ़ कहते हैं इसको? क्योंकि इसकी आकृति किसके समान है? सुदर्शन चक्र के समान, यूनिक कोरोना वायरस के समान है, इसलिए इसको सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। आपने क्या लिखा? सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। अगला शासक सर सवाई मान सिंह द्वितीय। सवाई मान सिंह द्वितीय। आजा मेरे माही तेरा रास्ता पुकार। पोलो के उत्कृष्ट खिलाड़ी थे। किसके? पोलो के उत्कृष्ट खिलाड़ी थे। पोले जो अपने घोड़ों पे बैठ के खेलते ना, बड़ी सी स्टिक हाथ में लेके फिर बॉल को मारते हैं और फिर गोल करते हैं, वो पोलो। समझ में आया? वही जो यूएस पोलो होता था उसके ऊपर निशान बना हुआ होता ना, यहाँ एक घोड़ा पे आदमी बैठा, उसके हाथ में स्टिक है, वही पोलो। पोलो के उत्कृष्ट खिलाड़ी थे। राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख रहे। पहले और अंतिम दोनों यही थे। राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख रहे। कूच बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी से विवाह किया। कूच बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी से विवाह किया। कूच में 6 चम्मच वाला आएगा, है ना? कुछ नहीं होगा वो। कूच बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी से विवाह किया। अब अपने क्रांति में आ जाओ आप। 1857 की क्रांति अब सबको लिखना है। अरे हाँ, एक वो सवाई जयसिंह जो अपन ने लिखा है ना, खोलना उसको, सवाई जयसिंह को। सवाई जयसिंह खोलो सारे। उसमें मैंने आपको पहली लाइन लिखाई थी कि इन्होंने 8 मुगल बादशाहों का काल देखा, उसमें 7 कर देना आप, 7 कर दो। ये सेकंड नंबर पे लाइन लिखी हुई देखो, इसने 8 मुगल बादशाहों का समय देखा, इसको 7 कर दो। 7 मुगल बादशाहों का समय देखा। अब आ जाओ क्रांति में। क्या लिखा था अपन ने पहली लाइन? यूरोपीय देश भारत में निम्न कारणों हेतु आए। यूरोपीय देश भारत में निम्न कारणों हेतु आए। कल 1 तारीख है, कल सारे फॉर्म भर देना, कल ही भर देना और मेरे को बताना कल लाके। कल या मतलब परसों जब भी लेके आओ तब बताना। कल तो कैसे लेके आओगे? पहला लिखो, किसका फॉर्म भरना है? हाँ, सारे तुम एसडीएम बनोगे। पहला लिखो सर, मसालों हेतु। दूसरा लिखो, औद्योगिक क्रांति के कारण कच्चे माल हेतु। औद्योगिक क्रांति के कारण कच्चे माल हेतु। तीसरा लिखो, नए बाजारों की आवश्यकता।
नए बाजारों की आवश्यकता। फोर्थ, 1453 में, 1453 में उस्मानिया सल्तनत द्वारा, 1453 में उस्मानिया सल्तनत द्वारा तुर्की पर अधिकार कर लेना। उस्मानिया सल्तनत द्वारा तुर्की पर अधिकार कर लेना। एक लाइन छोड़ के, बोर्थोलोमियो डियाज ने, मैंने कल बताया था इसने किसकी खोज की थी? बोर्थोलोमियो डियाज ने आशा अंतरिम द्वीप, इंग्लिश में लिखना केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिम द्वीप या केप ऑफ गुड होप की खोज की। इधर लिखा मैंने, आशा अंतरिम द्वीप या केप ऑफ गुड होप की खोज की। ये अफ्रीका महाद्वीप में है। मैंने कहा था कि जब ये आया तो इसको होप जगी कि अगर हम यहां पर आ सकते हैं तो हम इंडिया भी जा सकते हैं। नेक्स्ट लाइन, भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री, भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री जो समुद्री यात्रा से आया था, भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री जो समुद्री यात्रा से आया था, वास्को डी गामा था। पुर्तगाल, फुटबॉल टीम है ना पुर्तगाल, पुर्तगाली कहते हैं। हाँ, इंग्लैंड को इंग्लिश में इंग्लैंड ही कहते हैं, अमेरिका को अमेरिका ही कहते हैं, सेम। वो भारत को खाली इंडिया कहते हैं। रोनाल्डो का नाम सुना? रोनाल्डो किस टीम का खिलाड़ी है? पुर्तगाल का। समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा था, जो 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा, जो 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा। उस समय केरल का शासक जमोरीन था, सॉरी, उस समय कालीकट का शासक जमोरीन था। उस समय कालीकट का शासक कौन था? जमोरीन। नेक्स्ट लाइन, 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है। 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है और धीरे धीरे सारे यूरोपीय देश भारत आए, और धीरे धीरे सारे यूरोपीय देश भारत आए। अगली लाइन इंपोर्टेंट करना इसको। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उस समय भारत का राजा अकबर था।
कौन था? अकबर, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। जहां पना तुसी ग्रेट हो। उस समय भारत का राजा कौन था? अकबर था। ये अकबर याद रखना, पूछा जाता है, क्योंकि व्यापार की अनुमति जहांगीर देता है और राजा स्थापना के समय कौन था? अकबर था। कंफ्यूज मत हो जाना, वहां गलती मत करना। अगली लाइन, पहला अंग्रेज यात्री, पहला अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस था। पहला अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस था, जो जहांगीर से व्यापार की अनुमति मांगने आया। जो जहांगीर से व्यापार की अनुमति मांगने आया। पर इसे अनुमति नहीं मिली। पर इसे अनुमति नहीं मिली। अगली लाइन इंपॉर्टेंट, व्यापार की अनुमति, व्यापार की अनुमति सर टॉमस रो को मिली। किसे मिली? व्यापार की अनुमति सर टॉमस रो को मिली। और अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, और अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी और अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की। कहाँ स्थापित की? सूरत। नोट, NOTE, टॉमस रो और जहांगीर की मुलाकात टॉमस रो और जहांगीर की मुलाकात राजस्थान के मैगजीन दुर्ग, मैगजीन दुर्ग, कोष्टक में लिखो दौलत खाना। क्या खाना है? हाँ, दौलत खाना अजमेर में हुई। तो इन दोनों की जो मुलाकात पहली बार हुई थी वो राजस्थान के कौन से किले में होती है? मैगजीन दुर्ग। दौलत खाना जो कहाँ पर है? जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने? अकबर ने। एक लाइन छोड़ के, कालांतर में अंग्रेजों ने अपना केंद्र, कालांतर में अंग्रेजों ने अपना केंद्र कलकत्ता को बनाया। किसको बनाया? कालांतर में अंग्रेजों ने अपना केंद्र कलकत्ता को बनाया और 1707 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद दो युद्ध लड़े। पहला लिखो तो बैटल ऑफ प्लासी 1757, प्लासी का युद्ध 1757, प्लासी का युद्ध 1757। सेम जैसे मैंने लिखा वैसे लिखेंगे आप। रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। फास्ट तो नहीं हो रहा है? अगर फास्ट हो रहा हो तो बोल देना सर, वापस बोलो, शर्माना नहीं है।
ना मैं किसी का ससुर लग रहा हूँ, ना जेठ लग रहा हूँ, कुछ नहीं लग रहा हूँ मैं। रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला लिखा। सिराजुद्दौला के पीछे कोष्टक में लिख दो बंगाल का नवाब। कहाँ का नवाब था? रिजल्ट, परिणाम, इधर देखो, इधर लिखा हुआ है परिणाम, रिजल्ट। अंग्रेजों की जीत हुई, अंग्रेजों की जीत हुई और बंगाल से दीवानी प्राप्त करने का अधिकार। दीवानी का मतलब क्या होता है? भूमि कर या टैक्स। बंगाल से दीवानी प्राप्त करने का अधिकार। भूमि कर को आप ऐसा कह सकते हो इंग्लिश में ओनली टैक्स, उर्दू वाले कहते थे दीवानी, और अपने हिंदी में कहते हैं भूमि कर। जो लैंड के ऊपर टैक्स लिया जाता है ना, जैसे भाई लैंड मेरी है, आप खेती कर रहे हो, लैंड रेवेन्यू कह सकते हो आप, बिल्कुल सही बात है। जैसे आप खेती कर रहे हो, मैंने आपको कहा कि आपको महीने के 5,000 रुपये मुझे देने हैं, तो वो लैंड रेवेन्यू हो गया बस। बंगाल से भूमि कर प्राप्त करने का अधिकार अंग्रेजों के पास आ गया। या दीवानी प्राप्त करने का अधिकार अंग्रेजों के पास आ गया। नेक्स्ट, अगला युद्ध बक्सर का युद्ध 1764। एक तरफ तो कौन था? हेक्टर मुनरो वर्सेस, ये ऐसा क्रॉस मत करना आप लोग, मैंने करा है, वर्सेस मीर कासिम। मीर कासिम बंगाल का नवाब है। सुजा उद दौला अवध का नवाब है। और शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह। पीछे कोष्टक में लिखना इनका। मीर कासिम के पीछे लिखेंगे आप बंगाल, सुजाउद्दौला के पीछे लिखेंगे आप अवध, और शाह आलम द्वितीय के पीछे आप लिखेंगे मुगल बादशाह। रिजल्ट, थर्ड डिवीजन बाय ग्रेस। ऐसा कोई पास हुआ है? पहले कोई ऐसे पास होता था अपनी क्लास के अंदर तो वो उसको रिजल्ट बताने में भी शर्म आती थी, इसलिए फिर वो अपना रिजल्ट चेंज कर देता था। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है सर, मैंने सप्लीमेंट्री वालों को भी स्कूल लेक्चरर बनते देखा है, जिनकी कहाँ पे जॉब कर रहा है? नीट के लिए ड्रॉप लेके पढ़ रहा हूँ। किसमें सप्लीमेंट्री, किसमें, 10th में 12th में? किसके? वो तो चलो ठीक है, उसके आगे वो भी ड्रॉप लेके नीट के लिए पढ़ रहा है। मैंने तो ऐसे लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते देखा जिनकी 10वीं में 2 मार्कशीट थी और स्कूल लेक्चरर हिस्ट्री बन गए हुए। और जब वहाँ वेरिफिकेशन करवाने गए और जब वहाँ उसने डॉक्यूमेंट उस आरपीएससी कार्यालय में बाबू को दिए, तो बाबू भी पहले तो हंसा उसको देखकर कि ऐसा पहला बंदा आया जिसके 10वीं में कितनी मार्कशीट है, 2। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एट अ टाइम आप कितनी मेहनत करते हो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बीच में 10th और 12th के रिजल्ट आए थे तो वो अखबार में तो आता ही है, बेटियों ने मारी बाजी, और फिर छोरों को पड़ती है मार घर पे कि तुम तो आवारा कुछ करते नहीं हो, लड़कियां काम करते हुए भी सिलेक्शन, मतलब अच्छे नंबर ले आती है। तो एक कोई कलेक्टर था, पता नहीं कहाँ का, मैं भूल गया, उसने उसका अखबार में उसका आया भी था, उसने कहा होगा कि मैं, उसने कहा था 10वीं से 12वीं से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बहुत कम नंबर थे फिर भी मैं आज आईएएस हूँ। तो अभी आप कितनी मेहनत करते हो वो इंपॉर्टेंट है। हकीकत में कंपटीशन में यही होता है, पहले क्या हो गया उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन साइकोलॉजी में ऐसा भी कहते हैं, सर ने आपको पढ़ाएंगे या पढ़ाया भी होगा, बुद्धि, बुद्धि पढ़ी, इंटेलिजेंस,
बुद्धि जन्मजात होती है, उसके ऊपर वातावरण का या उन चीजों का कोई भी ज्यादा असर नहीं होता है। थोड़ा बहुत होता है, इतना ज्यादा नहीं होता है, पर जो एक टैलेंट बंदे के अंदर होता है वो बचपन से होता है, उसके जेनेटिक गुणों से ज्यादा होता है, वो वाली बात है। हो सकता है आपने 10वीं में पढ़ाई नहीं करी हो, सप्लीमेंट्री आ गई हो, फिर बाद में आपने पढ़ लिया हो। मेरे भी आई थी सर 11वीं में। 11वीं में मेरे साइंस थी, मेरे केमिस्ट्री और मैथ्स में सप्लीमेंट्री आ गई थी। कोई बात नहीं सर, फिर मैंने छोड़ दी, आगे लिखो आप। और फिर मुझे पता चला कि अपन तो हकीकत में इसके लिए बने थे, वहां तो गलत घुस गए थे। नेक्स्ट सर, 1757 से लेकर अगली लाइन 1757 से लेकर, परिणाम अंग्रेजों की जीत हो गई। परिणाम लिख लो, अंग्रेजों की जीत हो गई या हेक्टर मुनरो की जीत हो गई, एक ही बात है। 1757 से लेकर 1857 तक अंग्रेजों ने भारतीयों पर धार्मिक रूप से, रिलीजियस कॉज, आर्थिक रूप से, 1757 से लेकर 1857 तक अंग्रेजों ने भारतीयों पर धार्मिक रूप से, रिलीजियस कॉज, आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकल कॉज और राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकल कॉज, जो अत्याचार किए उस कारण 1857 की क्रांति हुई। अपनी कॉपी कर लो बंद सर, 10-15 मिनट मेरी बात सुन लेना आप सारे ध्यान से। अब देखो, कारण बहुत सारे थे, हर तरह से भारतीयों के ऊपर अंग्रेजों ने जुल्म ही जुल्म किया था, पैसे बहुत ज्यादा लूटे, धर्म के नाम पर इस्लाम धर्म का, सॉरी, ईसाई धर्म का प्रचार करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। जैसे आपने नाम सुना होगा ईसाई मिशनरीज, सुना? जितने भी ये कॉन्वेंट होते हैं, सेंट पॉल, सेंट मैरी, सेंट टेरेसा, सेंट 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 वाले जितने, इमानुअल मिशन, तो ये क्या होता है, इनके वहां जाते हो आपको ईसा मसीह जी का फोटो दिखता है, पहले प्रार्थनाएं भी वैसी होती है, उनका ड्रेसिंग सेंस भी वैसा होता है। तो ये उस समय इंडिया में आए थे और अपने ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। फिर आपको पता होगा कि इसके विरोध में आरएसएस वालों ने आदर्श विद्या मंदिर, विद्या निकेतन, ये इस प्रकार की स्कूलों की स्थापना करना स्टार्ट किया, ताकि हिंदू धर्म की जो विचारधारा है उसको भारत के अंदर फैलाया जा सके। तो उस रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से रियासतों को हड़पना, रियासतों के साथ में युद्ध करना, बहुत सारे कारण थे। लेकिन इसका जो तात्कालिक कारण था वो आपको याद रखना है। आप ऐसा समझ सकते हो कि बॉम्ब भर चुका था, उसके अंदर जो चिंगारी लगाने का काम किया था वो किसने किया, वो मैं आपको बताता हूं, सुनना ध्यान से आप। 1856 के अंदर, क्रांति से जस्ट एक साल पहले, भारत के जो गवर्नर जनरल थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे बड़े अधिकारी को भारत में क्या कहते थे? गवर्नर जनरल। तो 1856 में भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड केनिंग। क्या नाम था? केनिंग साहब ने घोषणा करी कि पहले तुम जिस राइफल का इस्तेमाल करते थे सैनिकों को, राइफल यानी बंदूक, सैनिकों को कहा कि पहले तुम जिस राइफल का इस्तेमाल करते थे उसका नाम था ब्राउन बैस। क्या नाम था? अब तुम इस राइफल का इस्तेमाल नहीं करोगे और आज से तुम्हें एक नई बंदूक, नई राइफल दी जाएगी जिसका नाम होगा एनफील्ड राइफल। कौन सी राइफल? एनफील्ड राइफल। आपकी जो ये रॉयल एनफील्ड कंपनी है ना, जो आजकल बुलेट या बाइक निर्माण का कार्य करती है, वो आज से 100-150 साल पहले बंदूक निर्माण का कार्य किया करती थी। इसीलिए इसका नाम होता है बुलेट, और बुलेट को हिंदी में कहा जाता है कारतूस, या अपन अपनी आम भाषा में कहते हैं गोली। क्या कहते हैं? इसीलिए वो चलती है तब आवाज भी किसके जैसी आती है? बंदूक के जैसी आती है, डू 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 ऐसे। क्या कह रहे हो? जोर से बोलो। AK-47?
वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, सुन तो लो मेरी बात पहले, मुझे पहले मेरा क्लियर तो करने दो, फिर आप अपनी बात रखना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, AK-47 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय निकाली गई थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के समय हुआ था, और उसके बाद AK-47 दुनिया के अंदर बेची गई। मैं बात कर रहा हूँ 1857 की, उससे भी 100 साल पहले की। तो उस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। क्या नाम था? तो ये पहले बनाया करती थी बंदूकें, फिर बाद में युद्ध होने तो हो गए ख़त्म। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कोई बड़े युद्ध इंडिया में हुए नहीं, दुनिया में नहीं हुए, तो इनको लगा कि अपना धंधा चौपट हो रहा है, तो फिर ये बंदूकों को छोड़कर किस में आ गए? बाइक के अंदर आ गए। बाइक भी बहुत अच्छी बनाई इन्होंने। तो एनफील्ड राइफल का तुम्हें इस्तेमाल करना है, और इसके अंदर जो गोली लगती है, जिसको कारतूस कहते हैं अपन अपनी आम भाषा में, उसे अंदर डालने से पहले तुम्हें मुंह से तोड़ना पड़ेगा। किससे? और जब आप उसको मुंह से तोड़ोगे तो उसमें चिकनाई लाने के लिए गाय और सूअर की चर्बी का क्या किया गया था? इस्तेमाल। आजकल की जो बंदूकें आती है या जो ऑटोमेटिक वाली आ गई AK-47 जैसी, उनमें एक फायर करते हो तो फिर वो चलती रहती है, लेकिन पहले की जो बंदूकें आती थी, आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी केसरी, देखी? तो उसमें देखना आप, वो एक गोली निकालते हैं सिपाही, बंदूक में डालते, फिर फायर करते, फिर एक गोली निकालते, फिर डालते, फिर फायर करते। तो पहले ऐसी बंदूकें आती थी। तो इसमें हर गोली को डालने से पहले मुंह से तोड़ना पड़ता, फिर अंदर डालते, फिर फायर करते। उस राइफल का नाम क्या था? एनफील्ड राइफल। और इसके स्थान पर पहले कौन सी उपयोग करते थे? ब्राउन बेस। तो गाय हिंदुओं के लिए पवित्र होती है, और सूअर मुसलमानों के लिए हराम होता है। क्या होता है? वे सूअर के मांस का सेवन कभी भी नहीं करते हैं। तो दोनों सैनिकों के लिए, दोनों सिपाहियों के लिए, हिंदू और मुसलमानों के लिए ये अपवित्र और पवित्र था, इसलिए सिपाहियों ने इसको चलाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अब घटनाएं तो बहुत सारी थी, लेकिन एक मौका मिल गया लड़ाई करने का, इसीलिए 29 मार्च 1857 को, कब कब जब लिखा हुआ है तो बोलने में क्या आपत्ति, जब नहीं पता हो तो बोलने में आपत्ति हो, तो मुझे समझ में आए। 29 मार्च 1857 को वेस्ट बंगाल की एक सैनिक छावनी है जिसका नाम है बैरकपुर। क्या नाम है? वहां का एक सिपाही था 34वीं रेजिमेंट का, या 34वीं NI का। NI का मतलब होता है नेटिव इन्फेंट्री, और नेटिव इन्फेंट्री को हिंदी में कहा जाता है पैदल चलने वाली सैनिक टुकड़ी। बंदे का नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था? मंगल पांडे को जब ये कहा गया कि आप इस राइफल का इस्तेमाल करो, तो उसने इस राइफल का इस्तेमाल करने से क्या कर दिया? इनकार। उसके सामने और ज़्यादा ज़बरदस्ती की गई, तो उसने बंदूक उठा ली और 2 अधिकारियों की हत्या कर दी। एक का नाम था लेफ्टिनेंट बाग, और एक का नाम था मेजर ह्यूसन। क्या नाम था? मेजर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग की कर दी हत्या। इसे हाथों हाथ यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया, और 8 अप्रैल को इसको क्या दे दी जाती है? फांसी। तो भारत में क्रांति में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मंगल पांडे। कौन सी सैनिक छावनी? बैरकपुर। घटना कब की है? 29 मार्च की। फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल को। बाग और ह्यूसन की क्या कर दी? हत्या। और इसने क्रांति का बिगुल फूंक दिया। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? NI का मतलब होता है नेटिव इन्फेंट्री, और नेटिव इन्फेंट्री को अपन हिंदी में कहते हैं कि पैदल चलने वाली सैनिक टुकड़ी। जो सैनिक अंग्रेजों के समय पैदल चलते थे उनको नेटिव इन्फेंट्री के अंदर भर्ती करते थे, और उनके अलग अलग नाम होते थे, किसी का 34वीं, किसी का 35वीं। अपन राजस्थान में और पढ़ेंगे कि नसीराबाद के अंदर 15वीं NI थी, एक का नाम 30वीं NI था। तो NI का मतलब है नेटिव इन्फेंट्री, और उसको अपन कहते हैं पैदल चलने वाली सैनिक टुकड़ी। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से, इसलिए क्रांति का तात्कालिक कारण ये था, बहुत सारे कारण थे, मैंने कल बताया था आपको, और इस प्रकार से यहाँ पर ये जो थी वो पहली घटना हो जाती है, और फिर क्रांति की राजस्थान या इंडिया के अंदर क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी कि नहीं आई। ईमानदारी से कल सुबह उठते ही सारे लोग पहले तो फॉर्म भरोगे RS का, सुबह नहीं भरो तो शाम को तो भर ही देना। कल मैं नहीं आऊँगा, तो नेक्स्ट टाइम जब भी अपन मिलेंगे सोमवार को, आपका सबका फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए। अंडरस्टूड कामिनी मैडम? श्योर? ओके सर, मिलते हैं तारक मेहता के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।